आज सुबह से ही मौसम का मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर आज मेरी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी, वो भी शहर से बाहर, जिसे मैं किसी भी कीमत पर स्किप नहीं कर सकता था। मीटिंग अटेंड करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई थी। जोरों की बारिश, बादल की गर्जन और ऐसे समय में मेरी कार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। इस सुनसान सी जगह पे मदद मिलना मुझे नामुमकिन ही लग रहा था, पर फिर भी अंदर ही अंदर मैं होप कर रहा था कोई मिरेकल हो जाए और कहीं से कुछ मदद मिल जाए। मैं कार से उतर के कार को पुश करने की कोशिश करता हूँ, बट नथिंग इज़ वर्किंग। लगभग रात के 12 बज चुके थे और इस बारिश ने ठंड और भी बढ़ा दी थी। धुंध इतनी थी कि कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। बेचैन होकर इधर उधर देखते हुए मुझे रोड के एंड पे से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। करीब से देखने पर आई रियलाइज ये तो किसी का घर है। मैं फौरन से घर के फ्रंट डोर पर पागलों की तरह नॉक करने लगता हूँ। मुझे नॉक करते हुए ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी कि एक हंस्ड ओल्ड लेडी डोर खोलती हैं। इतनी जल्दी डोर खोलने का मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पता नहीं क्यों उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे आने का ही इंतज़ार कर रही हो। उनके फेस पर जेंटल सी स्माइल थी। उनके दांत नहीं थे, पर आज से पहले मैंने इतनी प्यारी स्माइल किसी की नहीं देखी थी। वो लेडी उसी प्यारी स्माइल के साथ मुझसे पूछती हैं, हेलो, खो गए हो क्या बेटे? जी हाँ, दरअसल मेरी कार खराब हो गई है और मेरे फ़ोन पर सिग्नल भी नहीं आ रहा है, सो मैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से मदद के लिए कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोच रहा था अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकें। कोई नहीं बेटे, मैं कल पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी, वो तुम्हें सेफली घर तक पहुंचा देंगे। पर अभी के लिए क्यों ना तुम यहीं मेरे घर पर स्टे कर लो। देख ही रहोगे मौसम कितना ख़राब है बाहर, अंधेरा भी हो गया है, ठंड भी कितनी बढ़ गई है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। मैं बता नहीं सकता था उनके इस इनविटेशन से मुझे कितना रिलीफ पहुंचा था। उनको फॉलो करते हुए मैं घर के अंदर आ जाता हूँ। घर छोटा था पर बहुत ही वार्म और वेल फर्निश्ड था। फायरप्लेस पे जलती हुई लकड़ियों ने पूरे लिविंग रूम को रोशन किया हुआ था। ऐसे ही आंखों से उस छोटे से घर को छानते हुए मेरी आंखें वॉल पे टंगी हुई पेंटिंग्स को स्पॉट करती है। सारी पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत थी। आई डोंट नो व्हाई सारे पोर्ट्रेट्स स्माइल करते हुए थे। आपने बनाए इन्हें? मैंने पोर्ट्रेट्स को देखते देखते ही उनसे पूछा। हाँ, इस बूढ़ी उम्र में घर में कैद रहते रहते यही पेंटिंग्स बना लिया करती हूँ। यही पेंटिंग से ही घर का खर्चा चलाती हूँ। शानदार है आपकी ये पेंटिंग्स। थैंक यू बेटा। जितना ही मैं उन पोर्ट्रेट्स को देख रहा था, उतना ही मैं उस ओल्ड लेडी की पेंटिंग स्किल से इम्प्रेस होता जा रहा था। सारे पोर्ट्रेट्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के थे। एक पोर्ट्रेट छोटे से बच्चे का था, दूसरा किसी स्कॉटिश फैमिली का था, तीसरा एक प्रेग्नेंट लेडी का था और ऐसे ही कई सारे पोर्ट्रेट्स थे। ऐसा लग रहा था उस ओल्ड लेडी ने इन पोर्ट्रेट्स में जान फूंक दी हो। इतने रियल लग रहे थे वो। वैसे इन पेंटिंग्स का इतना रियल लगना मुझे थोड़ा क्रीपी लग रहा था। बाय द वे, इस उम्र में ऐसी डिटेलिंग मानना पड़ेगा उनकी स्किल को। कुछ ही देर में वो ओल्ड लेडी मेरे लिए गरम गरम सूप विद ब्रेड परोसती हैं। मुझे तकड़ी वाली भूख लगी थी, इसलिए टेबल पर रखते ही मैं मिनटों में वो सूप और ब्रेड सफा कर देता हूँ और सीधे ओल्ड लेडी के बताए हुए वार्म और कोजी से रूम में आके सेटल हो जाता हूँ। थकान तो थी ही, इसलिए बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ जाती है। अभी 1-2 घंटे की ही नींद ली होगी मैंने। इसी बीच कुछ आवाजें मुझे नींद से उठा देती है। ये आवाजें लिविंग रूम से आ रही थी। किसी के फुसफुसाने की आवाज लग रही थी है। मुझसे रहा नहीं जाता और मैं देखने उठ जाता हूँ कि एग्जैक्टली ये आवाज है क्या। मैं कॉशियसली लिविंग रूम की ओर बढ़ जाता हूँ। रूम में अंधेरा था
हालांकि फायरप्लेस की ऑलमोस्ट जल चुकी लकड़ियों से अभी भी हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी। मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखता सिवाय उन ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स के। मैं श्योर हो गया था कि वो आवाज़ें या तो मेरे मन का भ्रम है या जरूर वो बाहर हवा से हिलते पत्तों की आवाज़ होगी। खुद को कन्विंस करके मैं अपने रूम की तरफ मुड़ ही रहा था कि अगेन मेरी नज़र उन पोर्ट्रेट्स पर टिक जाती है। मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, बट कुछ तो था इन पोर्ट्रेट्स में जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ऐसे वो मुझे अपने पास बुला रहे हों। मैं भी अपने कदमों को रोक नहीं पाता और उन पोर्ट्रेट्स के क्लोज जाने लगता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज की तेज रोशनी सीधे मेरे आंखों में पड़ते हुए मुझे नींद से जगाती है। शुरुआत में तो मुझे समझ नहीं आया मैं हूँ कहाँ, एंड देन मुझे ध्यान आया, अरे हाँ, मैं तो यहाँ ओल्ड लेडी के घर पर स्टे कर रहा हूँ। पर पता नहीं क्यों मेरी बॉडी बड़ी स्टिफ फील हो रही थी और दर्द भी हो रहा था। मैंने आसपास नजर घुमाई, फिर मुझे रियलाइज हुआ, ओह, तो कल बीच रात नींद से उठने के बाद मैं लिविंग रूम में ही आके सो गया था। सडनली मुझे महसूस हुआ फॉर सम रीजन मैं अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ। मैं पैनिक होने लगा था। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा फेस पूरी तरह फ्रीज हो चुका था और ना चाहते हुए भी मेरा फेस स्माइल कर रहा था। मैं चीख चिल्ला रहा था, मदद मांग रहा था, पर वो आवाज़ मेरे अंदर ही कैद होके रह गई थी। ऑल ऑफ अ सडन मुझे फ्रंट डोर पे नॉक सुनाई देती है और ओल्ड लेडी जल्दी से बाहर आके डोर खोलती है। मैं ओल्ड लेडी का अटेंशन अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं होता। ओल्ड लेडी अपने साथ एक यंग कपल को अंदर लेकर आती हैं। मैं परेशान हो रहा था कि कोई मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। फॉर्चुनेटली कुछ ही मिनटों में उस कपल की नज़र मुझ पर पड़ती है। फाइनली मैं राहत की सांस लेता हूँ, अब ज़रूर ये मेरी मदद करेंगे। बट टू माई सरप्राइज वो कपल मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। यंग लेडी तो एकदम मेरे पास आके खड़ी हो जाती है और बोलती है, ओह वाह, ये कितना सुंदर पोर्ट्रेट है। ओल्ड लेडी अब जाके मेरी तरफ मुड़ के वही जेंटल सी स्माइल के साथ रिप्लाई करती हैं, ओह ये तो मेरा लेटेस्ट पोर्ट्रेट है, अभी कल रात ही तो बनाया है इसे। ये स्टोरी शुरू होती है मेरी हाइकिंग ट्रिप से, जो करीब दोपहर में ओइटा रीजन से स्टार्ट हुई थी। समय आगे चलता जा रहा था, पर मेरे टारगेट लोकेशन तक पहुंचने से पहले ही अंधेरे ने करवट लेना शुरू कर दिया था। एक तो ये पैर पसारता हुआ अंधेरा और ऊपर से ये जंगल जैसा एरिया, ये कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा नर्वस कर रहा था। मेरा मन कह रहा था कि मुझे अभी वापस अपनी कार में लौट जाना चाहिए, लेकिन मेरी कार भी तो मुझसे इतनी दूर थी। मैंने डिसाइड किया कि वापस जाने से बेटर है मैं यहीं आसपास के टाउन में होटल वगैरह बुक करके रात स्टे ले लूं। अब टाउन की खोज में कदमों को आगे बढ़ाते बढ़ाते मेरे कदम एक जगह पर आके थम जाते हैं, जहाँ से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा ब्रिज था। ये ब्रिज एक छोटी पर गहरी घाटी को क्रॉस करने के लिए बनाया गया था और यहीं से होकर ही टाउन का रास्ता जाता है। मैंने इस पर्टिकुलर स्पॉट के बारे में काफ़ी अफवाहें सुन रखी थी। अपनी जिंदगी से हारे हुए लोग यहीं इसी स्पॉट से नीचे घाटी की गहराई में कूदकर मौत को गले लगा लिया करते हैं। इसीलिए ये स्पॉट सुसाइड स्पॉट के नाम से भी फेमस था। आए दिन घाटी के किनारों पर इंसानों की डेड बॉडीज मिलना आम सी बात हो गई थी। हाँ, पर इन सब में अजीब बात ये थी कि सारी डेड बॉडीज हमेशा एकदम सेम स्पॉट पर ही पाई जाती थी, जैसे सारे सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले एग्जैक्टली सेम स्पॉट से ही जंप करते हों। ये कोइंसिडेंस था या कुछ और, मेरी समझ से तो परे था।
एनीवे, इससे पहले कि इस सूरज की हल्की फुल्की रोशनी भी मेरा साथ छोड़ दे, मैं अपनी रफ्तार बढ़ा के ब्रिज के करीब पहुंच जाता हूँ। बगल में तना हुआ पेड़ था। मैं उस पेड़ से सटकर अपनी फूलती हुई सांसों को कुछ पल का आराम देता हूँ। मेरी नजर सामने ब्रिज की तरफ ही देख रही थी। कुछ तो था जो सही होते हुए भी सही नहीं लग रहा था। जहाँ तक मुझे याद है, मैं अपनी पिछली हाइकिंग ट्रिप्स के दौरान इस ब्रिज को सादा नहीं तो एटलीस्ट 2 से 3 बार तो क्रॉस कर ही चुका हूँगा। मुझे याद है ब्रिज के एंट्रेंस पर एक छोटा सा श्राइन बना हुआ था, पर अब वो श्राइन कहाँ गायब हो गया। और इस एरिया को देखकर लग भी नहीं रहा था कि यहाँ कभी कोई श्राइन हुआ भी करता था। कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई और ही ब्रिज है? बट वो ब्रिज भी तो हूबहू ऐसा ही था, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसके सामने वो श्राइन नहीं है। कुछ देर इस ब्रिज और श्राइन को लेकर माथा पच्ची करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचता हूँ कि शायद ये कोई दूसरा ही ब्रिज है, और जिस ब्रिज को पहले मैं क्रॉस कर चुका हूँ वो यहीं कहीं आस पास में ही होगा। हो सकता है टूरिस्ट के बढ़ते हुए नंबर्स को देखकर टूरिस्ट के कंफर्ट के लिए टाउन वालों ने एक और ब्रिज बना दिया होगा। शायद ये ब्रिज किसी दूसरी लोकेशन को कनेक्ट करता होगा। इस ब्रिज से किसी अननोन जगह पर पहुंचने से कहीं बेहतर था मैं उस ब्रिज को क्रॉस करूं जिससे मैं ऑलरेडी फेमिलियर हूं। इस अननोन ब्रिज से दूर हटके मैं बची कुची सूरज की रोशनी को समेटते हुए घाटी के एज की सीध में उस ब्रिज की तलाश में आगे बढ़ने लगता हूँ। मुझे चलते हुए ज्यादा समय भी नहीं बीता था कि तभी मेरी आंखें एक दूसरे ब्रिज पर आके टिक जाती है। एंड इस ब्रिज के एंट्रेंस पर वो श्राइन था। यही तो है वो ब्रिज। मैं इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए एक स्मॉल टाउन में इंटर कर जाता हूँ। थकान से मेरी पूरी बॉडी टूट सी रही थी। एक गेस्ट हाउस में रूम बुक करके खाना पीना सब छोड़ के मैं सीधा बेड की ओर भागता हूँ। बेड पर गिरते ही मैं कब गहरी नींद में खो जाता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बेहद ही रिफ्रेश्ड फील कर रहा था। मैं एकदम रिलैक्स होके सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं के साथ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था। इस दौरान गेस्ट हाउस का होस्ट भी मेरे साथ ही था। आपका गेस्ट हाउस तो काफी चलता होगा ना आजकल? मैंने अभी कैजुअली उस होस्ट से पूछा। होस्ट कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखता है। उस होस्ट के एक्सप्रेशन देख के मुझे महसूस होता है कि शायद ये मेरे क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए मैं उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहता हूँ, वो एक सेकेंड ब्रिज देखा मैंने उस घाटी के पास, तो मुझे लगा आजकल यहाँ टूरिस्ट का आना बढ़ गया होगा, इसीलिए आप टाउन वालों को एक नए ब्रिज को बनाने की जरूरत पड़ गई। मेरी बात खत्म होने तक उस होस्ट के कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन सीरियस एक्सप्रेशन में बदल चुके थे। वो लिटरली मुझे घूर रहा था। तुमने एक दूसरा ब्रिज देखा? कंफर्म करते हुए वो होस्ट मुझसे पूछता है। हाँ, जिस ब्रिज से मैं यहाँ आया हूँ उसी से आधी मील दूरी तो दूसरा ब्रिज है। मैं उस होस्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। होस्ट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आने पर मैं ही उससे सवाल करता हूँ, क्या आपने वो सेकंड ब्रिज नहीं देखा? देखा है, पर फिर भी नहीं देखा है। वैसे तुमने भी नहीं देखा है। होस्ट कुछ सोचते हुए जवाब देता है। मैं इस क्रिप्टिक से जवाब को सुनकर ब्लैंक हो गया था। मैंने कुछ पल रुक के वेट किया कि शायद से होस्ट अपनी इस क्रिप्टिक बात को थोड़ा डिटेल में समझाएंगे, बट होस्ट ने तो मुझे क्यूरियस करके चुप्पी साध ली थी। अगेन मुझे ही पूछना पड़ता है। आपकी बात को मैं समझ नहीं पाया। फाइनली होस्ट अपनी साइलेंस को तोड़कर पूरे मैटर को डिटेल में बताते हैं। वो सेकंड ब्रिज होकर भी नहीं है। एक्चुअली वो एक इल्यूजन है। तुमसे पहले भी कई विजिटर्स ने मुझसे उस सेकंड ब्रिज के बारे में पूछा है। आई मीन, ये सवाल पूछ पाने का मौका भी तो वही फॉर्चुनेट विजिटर्स पाते हैं जिन्होंने उस इल्यूजनरी ब्रिज को छोड़ के रियल ब्रिज को चुना होगा। वैसे तुमने घाटी में होने वाले सुसाइड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन असल में लोग खुद अपनी मर्जी से उस स्पॉट से जंप करके सुसाइड नहीं करते, बल्कि वो तो उस इल्यूजनरी ब्रिज को नॉर्मल ब्रिज समझ के उसके थ्रू घाटी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
अब जो ब्रिज इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उस पर अगर कदम रखेंगे तो नीचे घाटी में तो गिरेंगे ही। और यही वजह है कि गिरने वालों की डेड बॉडीज हमेशा सेम स्पॉट पर ही मिलती है। हम टाउन वालों ने कितनी ही बार उस सेकेंड ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही वार्निंग साइन तक लगाए, लिख के कि प्लीज इस ब्रिज पर भूल कर भी कदम मत रखिएगा, ये बस एक भ्रम जाल है। पर जब भी हम वो साइन उस ब्रिज के पास लगाते हैं, पता नहीं कैसे मिस्टीरियसली वो वार्निंग साइन अपने आप ही गायब हो जाता है। आज तक हमें उस ब्रिज और उस वार्निंग साइन के गायब होने के पीछे का ना रीजन मिला है और ना ही कोई सल्यूशन। साइन लगाने का तो मतलब अब रहा ही नहीं था, तो हम सब ने रियल ब्रिज के एंट्रेंस पर श्राइन बनाने का आइडिया निकाला, जिससे जो भी इंसान थोड़ा रिलीजियस और कॉशियस टाइप है, उन्हें रियल ब्रिज चुनने में आसानी हो जाए और वो सेकेंड ब्रिज के भ्रम जाल में फंसकर अपनी जान न गवा दे। ये पूरा एक्सप्लेनेशन मेरे होश जुड़ाने के लिए काफी था। मुझे बस मेरी हार्ट बीट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ना मैं कुछ सोचने की कंडीशन में था, ना ही कुछ बोलने। मैं झट से रूम से अपना सामान लेके ब्रेकफास्ट का बिल भर के उस गेस्ट हाउस से बिना कुछ बोले निकल लेता हूँ। मैं जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल तो आया, बट आई जेन्युइनली फील सॉरी। मुझे उस होस्ट को एटलीस्ट इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी और स्पेशली उस वार्निंग के लिए थैंक यू तो करना चाहिए था। बट एनीवे, टाउन से बाहर आके शाम होने से पहले कॉशियसली श्राइन वाले रियल ब्रिज को ही क्रॉस करते हुए मैं अपनी कार तक पहुंच जाता हूं। कार से अपने घर की ओर निकलते हुए आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं नहीं आने वाला वापस से इस टाउन में दोबारा। अब तो बस मैं हर रोएटा रीजन जाने वाले को यही एडवाइस करता हूँ, पहले तो यही कि हो सके तो वहाँ जाना ही अवॉइड करो, बट अगर जाना ही है तो घाटी के ब्रिज को क्रॉस करने से पहले अच्छे से चेक जरूर कर लेना। टाउन जाते समय हमेशा लेफ्ट ब्रिज को चुनना है, वहीं टाउन से आते समय राइट साइड वाले ब्रिज को ही क्रॉस करना है। एंड हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंट्रेंस पे श्राइन को स्पॉट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऑल्सो गुड लक। मैं उसके कॉल और टेक्स्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, बट अभी तक कॉल तो छोड़ो, उसका एक टेक्स्ट भी नहीं आया था। शायद वो मुझे कॉल करे ही ना। वैसे गलती मेरी ही है, मैंने कल थोड़ी जल्दीबाजी कर दी थी। एक्चुअली उस पार्टी में उसकी नोटिस करने से पहले ही वो मेरी आंखों में बस गया था। उसके काले शाइनी बाल, गहरी नीली आंखें, सिर्फ अकेले मैं ही नहीं थी जो उसके चार्म से इम्प्रेस हो रही थी। उसकी पर्सनैलिटी, एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स बेहद ही एलिगेंट थे और उसकी स्माइल, हाय उसके तो क्या कहने। इस स्माइल पर तो मैं जान दे दूं। कब तक मैं उसके टेक्स्ट का इंतजार करूं? मैंने सोचा उसे कॉल करूं, उससे कल के लिए माफ़ी मांगूं, पर मैं एक नंबर की फट्टू जो ठहरी। मुझसे उसका नंबर डायल किया ही नहीं गया। बिसाइड उसने प्रॉमिस किया था कि वो फ्री होते ही मुझसे आज कांटेक्ट करेगा, तो मैं इंतज़ार कर ही लेती हूँ। इतना पेशेंस तो है मुझ में। कॉल के वेट में यूं ही टहलते हुए मेरे कदम उसके घर के पास पहुँच जाते हैं। मुझे कंफर्म करना था कि वो घर पर है या नहीं, कहीं वो बाहर तो नहीं है, और शायद इसी वजह से वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हो, या हो सकता है वो शाई टाइप हो और मुझे कॉल करने में डर रहा हो। सिली बॉय। अब की बार मिलने पर मैं क्लियर कर दूंगी उसे कि मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर उसे अभी अपना प्राइवेट टाइम और स्पेस चाहिए तो इसमें भी आई डोंट माइंड। वो मेन टाउन से दूर एक सुंदर से आइसोलेटेड फार्म हाउस में रहता है। जैसे मैं उसके घर के पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे उसके स्टेबल से शीप्स की आवाज़ें और साफ होती जा रही थी। घर में जलती लाइट्स को देखकर मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक सी जाती है। तो वो घर पर ही है। उसने कल मुझे बताया था कि उसके पेरेंट्स वीकेंड्स पर टाउन से बाहर गए हुए हैं। यहाँ शीप्स की देखभाल के लिए वो उसे यहाँ छोड़ गए थे अकेले। बेचारा,
कितना मुश्किल हो रहा होगा उसके लिए इन शीप्स को अकेले संभालना। नाउ आई रियलाइज क्यों वो मुझे कॉल नहीं कर पा रहा है। आई थिंक मुझे उसके पेरेंट्स आने तक यहीं उसके साथ रुक के उसके कामों में मदद करनी चाहिए। मैं मेन डोर पे नॉक करती हूँ पर कोई जवाब नहीं देता। मे बी वो थक के सो गया होगा। उसके सोते हुए ब्यूटीफुल से फेस को इमेजिन करके मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है। मैंने डोर को पुश किया, डोर लॉक नहीं था। इस एरिया में रेयरली कोई क्राइम होता था, इसीलिए यहाँ क्राइम को लेके लोग टेंशन फ्री रहते थे। इसी कारण से इसने भी डोर लॉक नहीं किया होगा। मैं उसकी नींद ना खराब कर दूं, इसीलिए मैं बिना आवाज किए टिप टो करते हुए उसके बेडरूम में आ जाती हूँ। मैं जेंटली और केयरफुली बेडरूम का डोर ओपन करती हूँ। मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी। सामने बेड पर वो लेटा हुआ था, एकदम मजे से सो रहा था। मैं क्विकली उसके बेड की तरफ का नाइट लैम्प ऑन करती हूँ, जिससे उसका पूरा फेस लाइट अप हो जाता है। उसकी वो गहरी नीली आंखें खुली हुई थी, बिना पलक झपकाए एकटक पता नहीं कहाँ देख रहा था वो। उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून था। उसके गालों पर ब्यूटीफुल सी कार्विंग थी। चेहरे से ज्यादातर स्किन गायब थी और जो स्किन बची थी वो ढीली होके उसके दूसरे साइड पे झूल रही थी। उसके फिंगर नेल्स उसके फिंगर से अलग बेड पर एक पैटर्न बनाते हुए अरेंज किए हुए थे। उसके खुले हुए चेस्ट पे भी कुछ वर्ड्स कार्व किए हुए थे। मैं अपने मुंह को हाथों से कवर करते हुए बस उसे ही देख रही थी। अभी भी ये बिल्कुल ही वैसा है जैसा मैं इसे कल छोड़ के गई थी। बहुत थक गया था। देखो ना कितनी गहरी नींद में सो रहा है। हाउ क्यूट। फिर मैंने उसके चेस्ट पे प्यार से एक और मैसेज लिख दिया। ये मैसेज देखेगा तो समझ जाएगा कि मैं आई थी इससे मिलने। इससे तो मिल लिया, अब जरा उन शीप से निपट लूं। बड़ा थकाया है इन सब ने उसे। अब इन्हें सुलाने का समय है। इसके बाद कल की भी तैयारी करनी है। कल उसके पेरेंट्स जो आ रहे हैं, आई एम श्योर उनके बेटे की तरह मैं उन्हें भी बहुत पसंद आने वाली हूँ, है ना?